बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी ज़द्दा और माँ और बहनों, अरकान असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शौकत साहब, आज का ये जलसा 2007 18 मई को मक्का मस्जिद में जो बम ब्लास्ट हुआ, जिस बम ब्लास्ट में 9 लोगों की जानें गईं, 9 लोग शहीद हुए और फिर पुलिस फायरिंग में और 5 लोगों की मौत हुई। 2007 18 मई के बम ब्लास्ट के बाद 40 से ज़ायद मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और हैदराबाद से बाहर एक फार्म हाउस पर कई दिन, कई हफ्ते उनको रखकर मारा गया, पीटा गया। कभी उनको इलेक्ट्रिक का शॉट दिया गया और सबसे ही की सवाल होता था कि तुम कबूल कर लो कि मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट तुमने किया। ये तमाम बातें जब दिल्ली से कौमी अक़लियती कमीशन का एक वफ़द आया, यहाँ पर अक़लियती कमीशन ने एक इंक्वायरी एडवोकेट को अपॉइंट किया, जिसने जेल को जाकर जिन मासूम बच्चों को गिरफ्तार किया गया था उन तमाम से बयानात लिए। उनसे मुलाकात करने के बाद ये रिपोर्ट में तमाम बातें आईं। उसके बाद जब ये बम ब्लास्ट सीबीआई के हवाले किया गया, तो जब सीबीआई के पास ये मसला आया, उस सीबीआई की इंक्वायरी में पहली चीज सीबीआई ने कही कि मुसलमान नौजवानों को जो हैदराबाद से भेजा, उनको उठाकर उन पर जुल्म ज्यादती की गई, वो इस बम ब्लास्ट से मुलव्विस नहीं है। और सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी में, जब उनकी इंक्वायरी आगे बढ़ती गई, तो सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी में कहा कि देवेंद्र, लोकेश, जोशी, कलसांगरे और स्वामी असीमानंद इसमें एक मुलव्विस है। देवेंद्र और लोकेश को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर हिंदुस्तान की इंडियन पीनल कोड के सख्त से सख्त दफात लगाए गए। एक्सप्लोजिव एक्ट, कत्ल का मुकदमा और फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भी लगाया गया, यूएपीए। सीबीआई के बाद इस दरमियान में एनआईए बनी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एनआईए के हवाले केस कर दिया गया। एनआईए के केस हवाले करने के बाद यूएपीए लगाया गया। 2007 18 मई को ये वाकया हुआ, बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाकया। जुमे का दिन था, नमाज खत्म ही हुई थी कि हाउस के सामने जहां पर चबूतरा है, जिस पर लोग नमाज पढ़ने के बाद बैठ जाते, वहां पर बम रखे गए और मक्का मस्जिद में जैसे ही नमाज खत्म होने के बाद बम ब्लास्ट हुआ, 5 लोग उसी मुकाम पर जानी माज पर शहीद हो गए। 4 लोगों को जख्मी हालत में उठाकर
जब दवाखाने को लेकर गए तो 4 लोगों की कई जख्मी हुए थे, जिसमें से 4 बाद में शहीद हो गए। हमारा आज का इस जलसा रखने का मकसद ये है कि जब सीबीआई ने और एनआईए ने इन तमाम मुजरिमीन को गिरफ्तार किया, कैसे 12 मार्च 2014 को आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने जब इनको बेल दे दिया तो कानून ये कहता है कि जिसके ऊपर यूएपीए लगा हुआ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तहत बेल मिलने के बाद 90 दिन के अंदर ये काम होना चाहिए था कि इस बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल होती और इन तमाम लोगों की बेल की कैंसलेशन के लिए पिटीशन फाइल होता सुप्रीम कोर्ट में। आप जानते हैं कि 12 मार्च 2014 को जब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आया बेल का, उसके फौरन बाद मोहतरम शिंदे साहब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे, मैंने उनसे बात की और कहा कि देखो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, आप लोग अभी भी हुकूमत में हैं, यकीनन पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन होने जा रहा है, मगर आपके पास पावर है, आप ऑर्डर जारी करिए कि फौरन बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील आयद की जाए। हमारी बात पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया। पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, नतीजा आया, बीजेपी की हुकूमत को इख्तिदार मिला, 200 एमपी जीत कर आए और बीजेपी की हुकूमत ने यह फैसला लिया कि देवेंद्र और लोकेश के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट में बेल आयद इसके खिलाफ पिटीशन नहीं आयद करेंगे। सवाल यह पैदा होता है कि कौन सा इंसाफ है ये? आपका कानून ये कह रहा है कि 90 दिन के अंदर सर्टिफाइड बेल के ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद अपील करना है इस बेल के खिलाफ, मगर बीजेपी की गवर्नमेंट ने कहा कि अपील नहीं करेंगे। इसलिए लोकेश और असीमानंद पर कोई केस ही नहीं। अफेयर्स ने ऑर्डर लिख कर दिया कि हम अपील नहीं करेंगे। सवाल यह पैदा होता है कि जो लोग मारे गए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 18 मई 2007 को अगर आज भी आप जाकर इंटरनेट पर पूरे अखबारात की तस्वीर उठाकर देखेंगे तो एक मोहम्मद समीर 15 साल के बच्चे की तस्वीर नजर आएगी, जिसका आधा चेहरा सर फटा हुआ खून से, जो 15 पारों का हाफिज था, वो खिलवत का रहने वाला बच्चा। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट से कि 15 साल समीर से इंसाफ कौन करेंगे? फिर उसके बाद मोहम्मद जाफर जो तालाब कट्टे के रहने वाले थे, उनकी वहीं पर मौत शहीद हो गए। शेख नईम भवानी नगर के मिस्रीगंज के साजिद बम ब्लास्ट में शहीद हो गए। अजीम ताड़बन के मोहम्मद अजीम ताड़बन का रहने वाला एक शफीक फिलखाना के, इरफान शरीफ नवाब साहब कुंटे के, यूसुफ खान महाजरीन कैंप के और एक मोहम्मद रियाज जो करीम नगर मेटपल्ली से एक बेकरी में मुलाजिम थे, अपने घर के वाहिद कमाने वाले थे और उनके घर में 2 उनके भाई थे जो जहनी तौर पर जिनका तवाजुन ठीक नहीं। 9 लोग बम ब्लास्ट में शहीद हो गए और बीजेपी की हुकूमत मरकज की कहती है कि देवेंद्र और लोकेश के ऊपर कोई मुकदमा नहीं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर सारी दुनिया में जाकर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेरी नजर में कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं सबको एक ही नजर से देखता हूं, इंसाफ करेंगे। बीजेपी के लोग हर जगह ऐलान करते हैं कि अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल।
किसी की खुशामद नहीं, सबके लिए इंसाफ। तो फिर ये खुशामद आप देवेंद्र की और लोकेश की क्यों कर रहे हैं? असीम आनंद क्या तुम्हारा सगा है? क्या देवेंद्र से तुम्हारा क्या रिश्ता है? लोकेश से तुम्हारा क्या रिश्ता है? हमको बताओ। जिनके खिलाफ बम ब्लास्ट करने का इल्जाम है, उनको बेल अगर मिलती है हाई कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट था, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करते। क्यों अपील नहीं करते सुप्रीम कोर्ट में? इसके खिलाफ आज भी आपके पास वक्त है। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी गवर्नमेंट को, अगर तुम सबका साथ, सबका विकास, जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट फॉर नन, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, तो मैं आपको बता रहा हूं इंसानियत इस बात का मुतालबा करती कि जो जालिमों ने मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट किया, आप उनके बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को जाइए, बताइए कि आप सबके लिए बराबर हैं। मगर ऐसा नहीं होता। अब हरियाणा हाई कोर्ट ने बेल दे दी, असीम आनंद को बेल मिल गई समझौता के ट्रेन ब्लास्ट में। ये गवर्नमेंट अपील करना नहीं चाहती। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते सबका साथ, सबका विकास, इंडिया फर्स्ट। बताइए कौन सा इंडिया फर्स्ट है ये? आप बोलते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन इस मुल्क का टेररिज्म है, हम खात्मा करेंगे। तो बताओ जो जिनके ऊपर टेररिज्म का इल्जाम है, आप उनको बेल मिलती है, उस बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सेल्फी आयद नहीं करते आप। और मेरे अजीज दोस्तों, मैं जो कुछ यहां कह रहा हूं महज कोई बात नहीं कह रहा हूं। मेरे पास जो चार्जशीट दायर की गई थी, उस चार्जशीट की कॉपी यहां मेरे पास है। ये चार्जशीट है, ये चार्जशीट की कॉपी है। और ये चार्जशीट की कॉपी क्या कहती है सुनो। मैं शायद मेरी आवाज मीडिया के जरिए प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाए। मेरी हर तकरीर पर कुछ ना कुछ जुमला पकड़ लेते आप लोग। चलिए आज पूरी तकरीर आपको दे रहा हूं, पकड़ो इसको। अब ये चार्जशीट है। ठहरिए ठहरिए, ये एहतजाजी जलसा है, जिंदाबाद के नारे नहीं मारना है। ये चार्जशीट की कॉपी है। चार्जशीट की कॉपी में देवेंद्र गुप्ता नाम लिखा गया। पढ़िए ऑक्यूपेशन में क्या लिखा गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, चार्जशीट कह रही है। अगर कैमरा जूम कर सकता है तो देखो, ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है विभाग प्रचारक, आरएसएस ऑफिस, केशव कुंज, मुजफ्फरपुर, बिहार। क्या बात है ये? आप चार्जशीट में लिख रहे हैं कि देवेंद्र गुप्ता उर्फ बॉबी उर्फ रमेश, जिसके बाबा का नाम सत्या प्रकाश गुप्ता, इसका ऑक्यूपेशन क्या है? विभाग प्रचारक, आरएसएस ऑफिस, केशव कुंज। दूसरा नाम लिखा गया लोकेश शर्मा का। क्या लिखते हैं लोकेश शर्मा के बारे में? ऑक्यूपेशन क्या है? तो प्रॉपर्टी डीलर एंड आरएसएस कार्यकर्ता। आरएसएस कार्यकर्ता, ये चार्जशीट में लिखा हुआ है। संदीप डांगे के बारे में क्या लिखा हुआ है? ऑक्यूपेशन फॉर्मर आरएसएस प्रचारक, चार्जशीट का सफा नंबर 25। फिर उसके बाद रामचंद्रा कल सांगरे उर्फ राम जी। ये राम जी ऐसे भाग गए, भाग रहे, अब तक भगोड़े हैं राम जी कल सांगरे। ये मिल नहीं पा रहे पुलिस को, सीबीआई को नहीं मिल रहे, एनआईए को नहीं मिल रहे, भाग गए। जमीन खा गई, आसमान उगल गया, नहीं मालूम इनको। ऑक्यूपेशन क्या है इनका? ठहरिए, ये खामोश बिठा बच्चों को। इनका ऑक्यूपेशन में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रीशियन और आरएसएस कार्यकर्ता इन इंदौर। इलेक्ट्रीशियन, आरएसएस कार्यकर्ता इंदौर, 26 सफे नंबर चार्जशीट के। सुनील जोशी के बारे में क्या लिखा है जो मर गए? फॉर्मर आरएसएस प्रचारक, सफे नंबर 27। 28 में क्या लिख रहे आप? स्वामी असीमानंद, जिनका असली नाम नबा कुमार सरकार, हेड ऑफ वनवासी कल्याण आश्रम। वनवासी कल्याण आश्रम किसका है?
ये चड्डी वालों का नहीं है तो किसका है फिर ये? और फिर उसके बाद ये तमाम नाम इसमें आते हैं, ये तमाम नाम आप चार्जशीट में डालते हैं। इनको हाई कोर्ट से 2 को बेल मिलती है, 90 दिन में बेल के खिलाफ अपील करना है, मगर मोदी गवर्नमेंट कहती हम नहीं करेंगे अपील। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप बार बार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। आप फ्रांस में जाकर तकरीर करके कहते हैं कि हमारे पास किसी पे हम वो नहीं करेंगे, हमारे पास तमाम मजहब बराबर है, किसी से नाइंसाफियों ने नहीं देंगे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में जिन लोगों पर बम ब्लास्ट का इल्जाम लगाया गया, आपकी हुकूमत उस बेल जिनको मिला उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यों अपील नहीं करती? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट से, क्या ये तरफदारी नहीं है? क्या ये मोहब्बत एक तरफ की मोहब्बत नहीं है? बताओ ये इंसाफ है या नाइंसाफी है कि जिनके ऊपर टेररिज्म के मुकदमे आप उनके खिलाफ नरम जाते, आप उनके खिलाफ खामोश हो जाते? कहां गई आपकी ताकत, कहां गई आपका वो मिजाज जो आप दुनिया को बता रहे थे कि मैं अब टफ रहूंगा, कुचल के रख दूंगा टेररिज्म को? अरे आप कहां कुचल रहे हैं? आप तो टेररिज्म को खत्म करना तो दूर की बात, जिनके खिलाफ मुकदमा है, बेल होती, आप अपील नहीं करते। और हमको कहते नॉट एवरी मुस्लिम इज अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। हर दहशतगर्द मुसलमान नहीं होता, मगर हर दहशतगर्द मुसलमान क्यों हुई, हमसे सवाल करते। राजेंद्र यादव साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के SCBC सेल के जिम्मेदार हैं। राजेंद्र यादव साहब, अगर आप ये चार्जशीट पढ़ेंगे, चार्जशीट में ये पूछा जा रहा है हर एक से, किससे पूछा जा रहा है? देवेंद्र गुप्ता से पूछा गया, तुम SC ST OBC के हो? नहीं। ST OBC के आप नहीं है, देवेंद्र गुप्ता बोल रहे। फिर ये सवाल पूछा जा रहा है चार्जशीट सफ़े नंबर 24 में, लोकेश शर्मा से, क्या आपका ताल्लुक ST OBC से? तो लोकेश शर्मा बोल रहे नहीं। संदीप डांगे से पूछा जा रहा है, क्या आप SC ST OBC के हैं? तो बोल रहे नहीं। फिर रामचंद्रा कल सांगरे से पूछा जा रहा है, जिनको उर्फ राम जी बोलते हैं, ओम जी, विष्णु पटेल, मान सिंह, 4 नाम है इनके, क्या आपका ताल्लुक SC ST OBC से है? तो नहीं। लेट सुनील जोशी के बारे में कहा गया कि नहीं, इनका ताल्लुक भी नहीं है। असीम आनंद से पूछा गया, क्या आपका ताल्लुक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब OBC से है? तो नहीं है। मैं इसीलिए तो आपसे बार बार कह रहा हूं कई सालों से कि आओ हमको दलितों और बैकवर्ड क्लास से मिलकर एक महाज बनाना है। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, बैकवर्ड क्लास के भाइयों से कह रहा हूं, ये चार्जशीट पढ़ लो आप। कौन लड़ा रहा है हमको? कौन लड़ा रहा है हमको? किसकी साजिश है ये? मेरे अजीज दोस्तों, इस जलसे को मुनक्किद करने का मकसद ये है कि ये तमाम चीजें अवाम के सामने रखी जाएं और अवाम को मालूम हो चार्जशीट में क्या क्या नहीं कहा गया। चार्जशीट में ये मेरे अल्फाज नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण नहीं है, ये मेरा भड़काऊ भाषण नहीं है, ये चार्जशीट से पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा गया कि तमाम मिलकर एक साजिश रचाए, संकट मोचन पर बम ब्लास्ट हुआ, हमने उसकी मजम्मत की, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर उसकी मजम्मत की। इन लोगों ने साजिश रचाई कि संकट मोचन पर हमला हुआ है, हम लोग बम ब्लास्ट करेंगे, और उसका बदला लेने के लिए चार्जशीट के मुताबिक मक्का मस्जिद में बम रख दिया गया। और इस चार्जशीट में लिखा गया कि कैसे फोन को इस्तेमाल किया गया। आप उठाकर चार्जशीट पढ़िए, सफा नंबर 34 पर पढ़िए आप। सफा नंबर 34 लिख रहा है टेलीफोन नंबर, कौन से सिम कार्ड इस्तेमाल हुए बम ब्लास्ट में, सेलफोन का IMEI नंबर है, किसने खरीदा था। इतना सब मवाद रहने के बावजूद भी सबका साथ सबका विकास, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट काना पक गए सुनते सुनते।
मगर अपील नहीं करते आप सुप्रीम कोर्ट में। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये कौन सा इंडिया फर्स्ट की आप बात कर रहे हैं? आप तो टेररिज्म के खिलाफ है ना, आप तो मिस्टर पावरफुल हैं, आप तो कुचल के रख देंगे की बात करते थे, मगर आज दहशतगर्दों के ऊपर, मस्जिदों पर बम ब्लास्ट करने वालों के ऊपर आपका क्या है? बताओ आप, क्या मौक़िफ़ है आपका? समझौता ट्रेन ब्लास्ट में असीमानंद को बेल हुई नहीं हुई, मुझे बताओ। और क्यों नहीं असीमानंद की बेल के खिलाफ अपील की जाती सुप्रीम कोर्ट में? असीमानंद किसका सक्का है? देवेंद्र लोकेश किसका सक्का है? बताओ हमको। हिंदुस्तान की इंसाफ पसंद अवाम ये जानना चाहती है, जिन लोगों के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए गए, उनकी बेल, दहशतगर्दी का उन पर इल्जाम है, टेररिज्म का उन पर इल्जाम है, यूएपीए एक्ट लगाया गया, मगर उनके खिलाफ अपील नहीं करते आप। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप? ये चार्जशीट मेरे सामने, क्या क्या इस चार्जशीट, अगर एक एक बात चार्जशीट की बताऊंगा यहां पर तो लोग बोलेंगे इन्हों अपना भड़काऊ भाषण दे रहे। मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपके सामने पढ़ रहा हूं। और मेरे अजीज दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कहा गया कि संकट मोचन मंदिर का बदला लेने के लिए ये साजिश रचाए। हम हर दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहली दहशतगर्दी का वाकया महात्मा गांधी का कत्ल, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया दिल्ली की गली कूचों में हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम, नस्लकशी करना। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया 500 साल की बाबरी मस्जिद को सारी दुनिया की आंखों के सामने शहीद कर देना। सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया गुजरात 2002 में जो हुआ, तमाम वाकयात जो हम उसकी मजम्मत करते हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? और फिर आप कह रहे हैं कि संकट मोचन का बदला लेने के लिए किया गया, तो उसी के 3 महीने के बाद 25 अगस्त को लुम्बिनी और गोकुल चाट का बम ब्लास्ट हुआ। मैं आप तमाम के सामने एक बात अर्ज करना चाहूंगा मेरे अजीज दोस्तों, कि दहशतगर्दी खुद एक नया मजहब बन चुका है। दहशतगर्द ये नहीं देखता कि मरने वाला हिंदू है या मुसलमान है, दलित है या ईसाई है या बैकवर्ड क्लास का है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्दी करना चाहता है। दहशतगर्द सिर्फ मासूम लोगों को मारना चाहता है। जिन लोगों पर लुम्बिनी और गोकुल चाट का इल्जाम लगाया गया, हम सवाल ये करते हैं कि तुम्हारी चार्जशीट नंबर 1, चार्जशीट नंबर 2, चार्जशीट नंबर 3, जो गोकुल और लुम्बिनी पार्क की चार्जशीट डाली गई, जिन 4 बच्चों को गिरफ्तार करके कन्फेशन, उनका स्टेटमेंट कोर्ट में दाखिल किया गया, वो भी कह रहे हैं कि हमने मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट, गुजरात का बम ब्लास्ट का बदला लेने के लिए किया। ये कौन है ये लोग जो इंसानों की जानों को गाजर मूली की तरह काट कर फेंकते हैं? हम लुम्बिनी पार्क की बम ब्लास्ट की मजम्मत करते, गोकुल चाट के बम ब्लास्ट की मजम्मत करते। इंसान की जान की कीमत होती है। इंसान चाहे किसी मजहब का हो, किसी को इख्तियार नहीं है किसी की जान लेने का। लुम्बिनी और गोकुल चाट में हमला हुआ बम ब्लास्ट में, तो जिसको पकड़ा गया वो खुद कह रहे हैं कि हमने गुजरात का बदला लेने के लिए, मक्का मस्जिद का बदला लेने के लिए। अच्छा, वो बात वो कह रहे हैं, तो सीबीआई एनआईए भी यही बोल रहा कि ये लोग जो है ये बदला लेने के लिए काम किया। बताइए फिर आप बेल के खिलाफ अपील क्यों नहीं करते? आखिर क्यों नहीं अपील की जाती? और फिर याद रखिए कि ये जो 25 अगस्त को गोकुल चाट में 32 लोग मारे गए, 32 लोग मारे गए बम ब्लास्ट में। आपको मालूम उसमें से 11 मुसलमान भी थे? क्या आपको मालूम उसमें 11 मुसलमान थे 32 में से? हम कैसे तायीद कर सकते हैं जिन्होंने गोकुल चाट का बम ब्लास्ट किया? हम मजम्मत करते हैं उन लोगों की, और हम तो मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द केस चलाओ। अगर एविडेंस है तो सजा दो उन लोगों को जो 4
लोग तुम्हारी कस्टडी में हैं, गिरफ्तार हैं, उनको सजा दो। क्या आप जानते मेरे अजीज दोस्तों, लुम्बिनी पार्क में 11 लोग मारे गए, जिसमें 2 मुसलमान थे, एक मध्य प्रदेश के और एक ईस्ट अंधेरी का एक 19 साल का मुसलमान बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था। लेजर शो देखने आया था, दहशतगर्दों ने बम ब्लास्ट किया, 11 लोग वहां मारे गए, 32 लोग गोकुल चाट में मारे गए। क्या आपको मालूम गोकुल चाट में सबसे कम उम्र मरने वाले 2 भाई थे हुमायूं नगर के, एक की उम्र 8 साल, एक की उम्र 6 साल। क्या आपको मालूम उनका नाम क्या था? एक का नाम मोहम्मद अली, एक का नाम मोहम्मद आमिर। मोहम्मद अली 6 साल का, मोहम्मद आमिर 8 साल का। हम कैसे तायीद कर सकते हैं इन लोगों की? अगर कोई और मजहब का मरता तो हम मजम्मत करते, मुसलमान अगर मर रहा है तो भी हम मजम्मत कर रहे। दहशतगर्दी का मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लोग झूठ इल्जाम लगा रहे इस्लाम पर, मुसलमानों पर, अगर उसको दहशतगर्दी से जोड़ रहे। देखो हम भी नुकसान उठाए। इस मुल्क का अगर कोई कॉमन दुश्मन है तो गरीबी है, इस मुल्क का अगर कोई कॉमन दुश्मन है तो बेरोजगारी है, इस मुल्क का अगर कॉमन कोई दुश्मनी है तो दहशतगर्द है, दहशतगर्दी है। हम तो हर सियासी जमात से कहते हैं कि आओ गरीबी का खात्मा करेंगे, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। गरीबी का खात्मा, बेरोजगारी का खात्मा, दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का अगर खात्मा होना है तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के ऊपर हो सकता। तुम गरीबों से इंसाफ करो, गरीबी का खात्मा होना शुरू होगा। तुम इंसाफ करो, अपनी माशी पॉलिसियों में लोगों को नौकरियां मिलेगी। तुम्हारी पुलिस इंसाफ करे तो दहशतगर्दी का खात्मा होगा। अगर पुलिस की आंखों पर सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनी की पट्टी रहेगी तो दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। याद रखो, दहशतगर्दी बढ़ेगी और इसका खात्मा करना है तो भरोसा करो, साथ लो सबको। मगर आज आप देखते हैं कि गोकुल लुम्बिनी पार्क का भी बम ब्लास्ट हुआ। 4 कन्फेशन स्टेटमेंट उनके सामने। मुझे हैरत होती है जब मैं वो कन्फेशन स्टेटमेंट उन 4 बच्चों का पढ़ रहा था। मैं तो उनका वकील नहीं हूं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उनका वकील इस पॉइंट को उठाएगा। उसमें लिखा गया कि किसी एक बस ड्राइवर के जरिए, कन्फेशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जो एक्यूज नंबर 1 के स्टेटमेंट कन्फेशन में लिखा हुआ है, सफे नंबर 2 या 3 पर है कि एक बस का ड्राइवर आके उसको पार्सल दिया। वो बस का ड्राइवर कौन है मालूम ही नहीं होता। सबको बता रहे आप ये भैया ये है, वो बस का ड्राइवर कौन था? इतने गलती है उसमें। इसीलिए हम कह रहे हैं अजीज दोस्तों कि हमको दबाव बनाए रखना पड़ेगा, हमको एहतजाज करना पड़ेगा और दुनिया को, जमाने को, हुकूमतों को याद दिलाते रहना पड़ेगा कि इंसाफ करना उन मजलूमीन को जिनकी जानों को आप ले लिए और फिर उसके बाद अब तक उनसे इंसाफ नहीं होना। 8 साल का लंबा अरसा गुजर चुका, 8 साल हो चुके, मगर अभी तक केस कहां पर जाता है? अब तक तो उनको सजा हो जाना था, मगर अब तक सजा नहीं हुई, उल्टा उनको बेल दे दिया गया। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, हमको अपना एहतजाज जारी रखना पड़ेगा। जो लोग एतराज करते हैं कि आप जलसा क्यों कर रहे हैं, आपको एतराज करने का पूरा हक है, मैं आपको रोक नहीं सकता, मगर मेरा काम एहतजाज करना है। मैं अपना काम कर रहा हूं, अपना काम करो आप। यकीनन आपके और हमारे मकासद, आपके और हमारी सोच एक नहीं हो सकती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी दहशतगर्दों की तायीद की ना इंशाअल्लाह करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तशद्दुद की सियासत पर भरोसा नहीं रखती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के दस्तूर और आईन में रहकर मजलूमीन के हक के लिए लड़ते रहेगी और मजलूमीन के लिए हक के लिए लड़ना, उनके इंसाफ का मुतालबा करना, ये मेरा बुनियादी हक है। दुनिया की कोई ताकत मुझसे यह हक नहीं छीन सकती। जो लोग वायलेंस पर बिलीव करते, जो लोग तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करना चाहते, हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं है। ना हुआ कि हमको समझाएं क्या करना क्या नहीं करना। हम एक सियासी जमात हैं,
हम अपनी तमाम लड़ाई हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर लड़ेंगे। हिंदुस्तान के दस्तूर सबके लिए बराबर है, चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो, उससे नाइंसाफी नहीं की जा सकती। हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जब आप हिंदुस्तान की सरहद तो आप जरा टेररिज्म की सेल्फी लीजिए। आप बताइए कि आपकी हुकूमत इसके ऊपर क्या इक़दाम करने वाली है। मेरे अजीज दोस्तों, ऐसे ऐसे जजमेंट आए। जिस वक्त 1 साल पहले अक्षरधाम का जजमेंट आया, अक्षरधाम के जजमेंट में मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम के साथ और 3 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। मुझे आज किसी गुजरात से फोन करके किसी ने बताया कि एक मौलाना अब्दुल्ला साहब थे जो 11 साल जेल में थे। अब्दुल्ला साहब को कल कैंसर हो गया, दाढ़ में दर्द हुआ, बायोप्सी कराएं अब्दुल्ला साहब की, तो मालूम है उनको कैंसर हो गया। आज उनका ऑपरेशन हो रहा है। मेरी आपसे दुआ है कि आप मौलाना अब्दुल्ला के लिए दुआ करिए, जिनका कैंसर का ऑपरेशन अहमदाबाद में हो रहा है। 11 साल जेल में रहने के बाद जब बरी हुए, 1 साल के अंदर उनको कैंसर हो गया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अक्षरधाम के? अक्षरधाम मंदिर में दहशतगर्दों ने हमला किया, यकीनन किया। 30 से ज्यादा लोग वहां पर मंदिर में मारे गए। तो गुजरात की बहादुर पुलिस, डीजी वंजारा, सिंगल, ये लोग क्या किए? मुफ्ती साहब को पकड़ लिया, अब्दुल क़य्यूम को। अब्दुल क़य्यूम को पकड़े, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम को, और उनको 10 दिन तक रोज रात में मारते थे। कभी पीठ पर तो कभी पैर पर इलेक्ट्रिक के शॉट देते थे। जो अब्दुल क़य्यूम थक गए इंसान है, तो एक दिन रात में अब्दुल क़य्यूम को किसी जगह पर ले जाकर सर के बाजू तफंचा रखकर गोली चलाए। अब्दुल क़य्यूम को बोले भाग। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम बोले नहीं भागूंगा मैं। तो बोले नहीं तुम भाग, तू भागेगा तुझको गोली चलाएंगे। अब्दुल क़य्यूम ने अपने बयान में कहा कि मुझे पैरों पर इतना मारते थे कि जब मैं अपना पैजामा उतारता था तो मेरे पैजामा में जख्मों को चिपक जाता था, उससे पस निकलता था। ये सबका साथ, सबका विकास गुजरात में। ये मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम के अल्फाज है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मेरे नहीं है। 11 साल सलाखों के पीछे किताब लिखी अब्दुल क़य्यूम ने। अब्दुल क़य्यूम ये कह रहा है, अब्दुल क़य्यूम कह रहा है कि 11 साल जेल में था, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मुझे इजाजत नहीं मिली अपने बाप का आखिरी दीदार करने के लिए। मेरे बच्चे कब से जवानी में आ गए, मुझे पता भी नहीं चला। 11 साल के बाद अब्दुल क़य्यूम जब जेल से निकलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने मजम्मत की पुलिस वालों के खिलाफ, गुजरात के जो अक्षरधाम का बम ब्लास्ट की इंक्वायरी कर रहे थे। स्ट्रिक्चर्स पास किए सुप्रीम कोर्ट ने, मगर कुछ नहीं होता, फर्क ही नहीं पड़ता। सबका साथ, जो सबका विकास की बात करने वाले, 11 साल जिंदगी खराब हो गई, मगर वो पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम आज वहां होकर भी कहते हैं कि मुझे परेशानी होती है रातों में, मुझे परेशानी होती है रातों में। और लोग का इंसाफ देखिए कि अब्दुल क़य्यूम तो जो पुलिस वालों को मारे पीटे, उनका इनकाउंटर करने की धमकी दिए, वंजारा सिंगल से जुड़े हो गए। जो ये कभी नहीं कहेंगे तो अब्दुल क़य्यूम ने पूछा, बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो कोई जवाब नहीं था सिंगल और वंजारा के पास। आज सिंगल को बेल हो गई तो गुजरात की पुलिस ने सुनी। सबका साथ, सबका विकास, इंडिया फर्स्ट, ये
हाशिमपुरा इलाके से 50 लोगों को पुलिस वाले उठाकर लेकर गए, 42 लोगों को गोली मारकर नदी के किनारे छोड़ दिए। 4 जख्मी थे जो ये बता रहे थे कि हम मर गए। 28 साल के बाद कोर्ट फैसला देती कि नहीं, पुलिस के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। जब हाशिमपुरा का वाकया हुआ, कांग्रेस पावर में, स्टेट में भी सेंटर में भी, उसके बाद जनता दल मुलायम सिंह सीएम बने, उसके बाद मायावती, उसके बाद बीजेपी, फिर मुलायम सिंह अब ये हैं। 2 महीने हो चुके हाशिमपुरा का फैसला आकर, मगर मुलायम सिंह यादव में इतनी तौफीक पैदा नहीं हुई कि उस ऑर्डर के खिलाफ अपील करे सुप्रीम कोर्ट में। जिन पुलिस वालों ने उन 40 से ज्यादा मुसलमानों का कत्ल किया, उनको प्रमोशन मिल गया। जो पुलिस वाले अपने हथियार से हाशिमपुरा में मुसलमानों को गोली मारे, उनकी बंदूकों को लेकर उनके वापस कर दिया गया। जबकि एविडेंस के तौर पर कोर्ट में जमा होना था, उनकी बंदूकें उनको वापस कर दी गई। बताओ ये कौन सा इंसाफ है? मगर कोई आवाज नहीं उठाते पार्लियामेंट में। कांग्रेस को मुझसे शिकायत है, महाराष्ट्र में कामयाबी के बाद सब मसलों पे आवाज उठाएंगे, हाशिमपुरा पे नहीं उठाएंगे। समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह यादव को एलर्जी है कि ओवैसी है, उत्तर प्रदेश को नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता ओवैसी उत्तर प्रदेश को? आएगा तो हाशिमपुरा का मसला उठाएगा। बताओ ये इंसाफ हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों, बताने का मकसद यह है कि जज्बात में लाना नहीं है, ना ही मैं तुमको मायूस करना चाहता हूं अपने सिस्टम से। हमारी लड़ाई वतन से नहीं है, हमारी लड़ाई कभी वतन से नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई जालिमों से है और जालिमों से रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हम हिंदुस्तान के दस्तूर को हवाला बनाकर पूछ रहे, हमसे इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, कानून का इस्तेमाल करो। अगर कानून तुम्हारे लिए बराबर है तो मेरे लिए भी बराबर है। हाशिमपुरा के मरने वाले अगर इंसान है, मुसलमान भी थे तो मुसलमान इंसान थे, उनसे इंसाफ करो। जो लोग आज जिंदा हैं वो बता रहे हैं अपने निशान को कि मुझे यहां पर गोली मार दी गई, मारकर नदी के किनारे फेंक दिया गया कि मर गया समझकर। जो खवातीन बेवा हुई वो इंसाफ का मुतालबा कर रही। ये हाशिमपुरा में हुआ, मगर अब तक कोई अपील नहीं आयद की जाती सुप्रीम कोर्ट में। 18 बच्चों को 7 साल के बाद ट्रायल कोर्ट ने कहा तमाम बेकसूर। 45 पुलिस के विटनेस कहते हैं कि तमाम के तमाम बेकसूर। अब बताओ, उसमें से एक डॉक्टर बच्चा पूछ रहा है कि मेरा मेडिसिन हो चुका था, मेरे 7 साल कौन लौटाएगा? मेरे 7 साल कौन लौटाएगा? मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया, क्या कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर उन तमाम पुलिस वालों को सस्पेंड करेंगे अब जबकि कोर्ट का ऑर्डर आ गया? मगर नहीं, ओवैसी नहीं आ सकता बेंगलुरु को, क्योंकि आएगा तो ये नाइंसाफी की बातें अवाम के सामने होगी। चीफ मिनिस्टर ये तमाम के तमाम नहीं चाहते कि नाइंसाफी पर कोई गुफ्तगू करे। मेरे अजीज दोस्तों, इन चीजों पर आपको हमको गौर करने की जरूरत है। हमको एक लाहेमल तय करना पड़ेगा। मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट में, मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट के बाद जो 40 बच्चों को गिरफ्तार करके मारा गया, पीटा गया, मैं उस पुलिस वाले का नाम नहीं लेना चाहता, इंस्पेक्टर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन, नाम उनका लूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। मगर आज आप देखिए, वही इंस्पेक्टर के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड मारा। इनके पास असासे-जात इतने निकले, अपनी तनख्वाह से ज्यादा निकले, वो बेल पे आ गए वापिस। तो उनको क्या पोस्टिंग दिया? उनको एडिशनल एसपी पुलिस एकेडमी का दी। अब इन्हों एडिशनल एसपी पुलिस एकेडमी में बैठकर पुलिस वालों को सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कैसा मारना मुसलमान बच्चों को। वाह रे इंसाफ,
चोरी ऊपर से सीना जोरी। पुलिस वाले खुद एंटी करप्शन में पकड़ रहे, बेल पे निकल जा रहे, तो बोले नहीं प्यारा है अपना, इसको एडिशनल एसपी का प्रमोशन देके पुलिस एकेडमी में बिठा दिए। अब ये जहर भरेंगे पुलिस वालों में या दवा का इंतजाम करेंगे? ये मुसलमानों से, दलितों से, बैकवर्ड क्लास से हमदर्दी इंसाफ की बातें करेंगे या इनके खिलाफ बातें करेंगे? ये पूरे पुलिस एकेडमी को, पुलिस बरादरी को सोचना है। मैं आप पर छोड़ता हूं, हुकूमत पर और पुलिस पर, मगर मेरा मानना यह है कि जिसने मासूम बच्चों को एक फार्म हाउस पर ले जाकर उल्टा लटका कर मारता रहा, वो कैसे पुलिस एकेडमी का एडिशनल एसपी बन सकता है? कैसे बन सकता है? ये जवाब देना पड़ेगा हुकूमत को, यहां की तेलंगाना की हुकूमत को। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बड़े उंगलियां उठाते आजकल। मैं शुरू से कह रहा था रियासत अलहदा बनेगी तो फिरका परस्ती बढ़ेगी। कहां है वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, मुझ पर तनकीद करते थे, मजलिस पर तनकीद करते थे कि अलहदगी के खिलाफ क्यों है? आज तुम्हारी जबानें खामोश क्यों है? तुम सबको सामने आना चाहिए था, क्योंकि तुमने गरीब आवाम को सब्ज बाग दिखाया कि सबसे इंसाफ होगा। कहां इंसाफ हुआ? कहां इंसाफ हुआ बताओ मुझे। और फिर उसके बाद मक्का मस्जिद की पुलिस फायरिंग में 5 बच्चे मारे गए। अथर मोइनुद्दीन मिस्रीगंज का, हमारे बिलाल नगर का सलीम खान, सैयद आदिल एक 17 साल का बच्चा था। आदिल के ताल्लुक से किसी ने मुझे आकर कहा तो साहब वो आपसे मिलना चाह रहा, एक बच्चा मिला, लेके आओ। वाकया हुआ, बाद में मालूम हुआ कि वही आदिल था पुलिस फायरिंग में। कहां का? अपना फलकनुमा का, मदीना कॉलोनी का। वो शहीद हो गया। इफ्तिखारुद्दीन नूर खां बाजार के, आपको याद होगा जब मक्का मस्जिद की फायरिंग हो रही थी, एक बच्चा एक जख्मी को उठा रहा था। एक बच्चा एक जख्मी को उठा रहा था, उसके पैर में गोली लगी तो वो ऐसी जगह पे जाके गोली लगी जो रग उसके दिल को जाती थी, वहीं खून बह गया, वहीं मर गया। अब तक भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं आती? हम तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते हैं, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से, क्या भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट को निकालो, रखो आवाम के सामने। अगर वो पुलिस को गोल्ड मेडल देती है तो भी तो कोई बात नहीं, मगर रिपोर्ट तो आने दो। क्या इंसाफ का तकाजा नहीं है ये? और मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जो पुलिस वाले गोली चला रहे थे, एक पुलिस वाले को, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, अल्लाह ने मुझे दिखाया। मैं केयर हॉस्पिटल गया था किसी को देखने के लिए, तो एक बाजू से आवाज आ रही थी, असद साहब, असद साहब, असद साहब। इंटेंसिव केयर यूनिट में था ये आदमी। मैं बोला कौन है भाई ये? तो एक पुलिस वाले थे, नहीं आप जाइए। बोला नहीं, दवाखाने में मुझे कोई पुकार रहा, मैं देखना चाहूंगा। जैसा ही मैं करीब गया, अरे मैं खामोश हो गया। उसका वजन उस वक्त जो था उसका आधा भी नहीं, वो 30-35 किलो का हो गया। बोला क्या हुआ हम यहाँ? तो एक ही अल्फाज थे, साहब माफ कर दो। बोलो साहब गलती हो गई। याद रखो अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है। आज अगर हुकूमत तुमको बचा रही है तो अल्लाह तो इंसाफ करेगा। तुम जितने अपने नापाक उंगलियों से मजलूमीन पर गोलियां चलाए, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी वर्दी की ताकत की बुनियाद पर, हुकूमत की पुष्पनाई पर तुमको मदद मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा। हम तो लड़ते रहेंगे जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा इंसाफ के लिए लड़ता रहेगा। मैं उन तमाम पुलिस वालों से कहना चाह रहा हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं लड़ता रहूंगा इंसाफ के लिए। अगर इंसाफ मेरी जिंदगी में नहीं होता तो इन बच्चों से कहेंगे तुम लड़ते रहना इंसाफ के लिए, क्योंकि इंसाफ का मुतालबा करना इंसानियत का बुनियादी हक है। इंसानियत उसी वक्त इंसानियत कहलाएगी जब हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जेल को जाओगे इंशाअल्लाह ताला। तुम जेल को जाओगे जिस तरह बंजारा सिंगल जेल को
भी इंशाअल्लाह ताला जेल को जाओगे। अगर जेल को नहीं गए तो अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है और बदतरीन तुम्हारा हिसाब होगा दीन और दुनिया में इंशाअल्लाह ताला। हर वो घर तुम्हारे इस एक्शन को कोसता। पुलिस डिपार्टमेंट पर जिम्मेदारी है कि ऐसे कीड़ों को ना, गलत लोगों को, जालिमों पर निकालो अपनी पुलिस फोर्स से। इंसाफ करो, इंसाफ करो। इंसाफ का मुतालबा हम तुमसे करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम इन तमाम चीजों पर नजर रखें। आज करीब 1 साल होने आ रहा है अर्श महल की फायरिंग हुई। अर्श महल की फायरिंग में आप मुझे बताइए, मुझे बार बार कहते कि हमेशा भड़काऊ भाषण करते, गलत बात करते। अगर यहां पर छोटा मोटा गड़बड़ हो गई, फतरमबाजी हो गई, खुदा ना खास्ता, तो क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लाते? यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अर्श महल पर लेकर गए, गोलियां चला दिए, वहां पर मासूम लोगों को मार दिए। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी अब तक नहीं होती उसकी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी उसकी अब तक नहीं होती। अजीज दोस्तों, हमको इस लड़ाई को जारी रखना है। हम हुकूमत के हर अच्छे इक़दाम की तायीद कर सकते, मगर नाइंसाफी के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। यकीनन हम पुराने शहर को खूबसूरत पुराना शहर बनाना चाहते, यकीनन तेलंगाना एक सुनहरा तेलंगाना बने, हम हुकूमत की तायीद कर सकते हैं, मगर जहां पर नाइंसाफी होगी हम तायीद नहीं कर सकते। हम तनकीद करेंगे, इंसाफ का मुतालबा करेंगे। यकीनन हैदराबाद खूबसूरत बनना चाहिए। हमको भी खुशी होती कि गूगल कंपनी हैदराबाद को आ रही, मगर इंसाफ तो करना पड़ेगा। इंसाफ अगर नहीं होगा तो अमन कहां होगा, तरक्की कहां होगी? इंसाफ का राज ताल्लुक अमन और डेवलपमेंट से है। ये तेलंगाना की हुकूमत को सोचना पड़ेगा। आपकी तायीद हम डेवलपमेंट पर कर सकते हैं, नाइंसाफी पर हम तायीद नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात आई। उत्तर प्रदेश से भी बड़े बड़े लोग मंजलिस के ऊपर उंगलियां उठाना इनका काम। अच्छा बात, अच्छी बात है। यहां पर शौकत साहब बैठे हुए हैं फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद ही है ना खालिद मुजाहिद? कहां से उनको लखनऊ ले जा रहे थे? हाँ, फैजाबाद से फिरोज मुजाहिद नाम है। हाँ, खालिद मुजाहिद, उनको लखनऊ ला रहे थे खालिद मुजाहिद को। पुलिस मुजफ्फरनगर में 50,000 मुसलमान अपने घर को छोड़कर दूसरे जगहों पर मुंतकिल हो गए। समाजवादी पार्टी खामोश। 110 हिंदू मुसलमान मारे गए, समाजवादी पार्टी खामोश। 50 से ज्यादा औरतों की अस्मत रेजी की गई, जिसमें से 10 मुस्लिम खवातीन सुप्रीम कोर्ट को गए, जाकर कहा कि हमारा रेप हुआ, अस्मत रेजी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि चार्जशीट डालो 1 साल में। 1 साल छोड़ो, 10 में से 2 औरतों पर फिर से हमले हुए मुजफ्फरनगर में। मगर समाजवादी पार्टी मंजलिस के खिलाफ। अच्छा है, कभी अपने गिरबान में झांक कर देख लो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो तुम। बहरहाल अजीज दोस्तों, ये जलसा इसलिए मुनक्कद किया गया कि मक्का मस्जिद में जो बम ब्लास्ट हुआ, देवेंद्र और लोकेश को जो बेल मिली, उस बेल को कैंसलेशन का मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हैं। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुतालबा करते हैं, आपकी हर बात चलिए सच है, हम झूठे हैं तो आप हमको झूठा साबित कर दो, इनकी बेल कैंसिल करवाओ। सुप्रीम कोर्ट में डालो पिटीशन, आप डाल कर कहो कि हाँ हमको देरी हुई डालने के लिए, इनकी बेल कैंसिल करो। आप क्यों नहीं ये पिटीशन डालते, सल्पी डालते सुप्रीम कोर्ट में? इंसाफ का तकाजा यह है कि जो हुकूमत सबका साथ सबका विकास की बात करती, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुतालबा करते हैं कि आप टेररिज्म का खात्मा अगर करना चाहते हैं तो मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट में, ख्वाजा अजमेरी के बम ब्लास्ट में, उसमें भी अजमेर की बम ब्लास्ट में हकीम पेट का हैदराबाद का बच्चा मारा गया था, वहां पर भी यही
मेरे ख्याल से देवेंद्र लोकेश के ऊपर एक मुकदमा चल रहा है अजमेर बम ब्लास्ट का। एक के बाद एक केसा खत्म होते जा रहे पूरे। ऐसा लग रहा कि इनके ही अच्छे दिन आ गए, इनके ही अच्छे दिन आ गए। प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन की मीटिंग में खड़े होकर बोलते थे अच्छे दिन, लोग बोलते थे आएंगे। अब हमको पूछना पड़ रहा हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। टेररिस्ट ऑफेंसेस में जो लोग मुलजिम है उनके अच्छे दिन क्यों आ रहे हैं? उनके तो बुरे दिन आना चाहिए था मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। जो लोग जेलों में थे बेल हो जा रही, जो जेल गुने गए बेल हो जा रही। अच्छे दिन किसके आ रहे हैं? ये कौन सा इंसाफ हो रहा है यहां पर? मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि हमको मुनज़्ज़म और मुत्तहिद रहना है। अपने दलित भाइयों को, बैकवर्ड क्लास के भाइयों को साथ लेकर हमको अपनी जद्दोजहद को जारी रखना पड़ेगा। यकीनन हमको तरक्की करवाना है अपने अपने इलाकों की। इसीलिए आप देख रहे हैं कि स्वच्छ हैदराबाद जो भी नाम होगा, हमारे मिलेज अराकीन सब आ रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से चाह रहे हैं कि डेवलप करो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम पीने का पानी का मसला का खात्मा चाहते हैं। आज ईदी बाजार का दौरा कर रहा था तो शुजाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास दो खवातीन मुझे मिल गए, हाथ पकड़ कर कहा कि असदुद्दीन, हम किराए के घर में रहते, किराया अदा नहीं कर सकते, हमको घर दिलाओ, हमको घरों की स्कीम पर अमलावरी करो। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हाउसिंग की स्कीम हुकूमत लॉन्च करे। हाउसिंग की स्कीम अगर शुरू होगी तो पूरे शहर हैदराबाद में सबसे ज्यादा बैकवर्ड क्लास और मुसलमान किराए के घरों में रहते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि हुकूमत हाउसिंग की स्कीम का शुरुआत करे। अकबरुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूंसी चंद्रायन गुट्टे में 90 या 100 एकड़ जमीन है, हाई कोर्ट का स्टे है, निकालो उसको, वहां पर हाउसिंग टेकअप करो। आप जहां गवर्नमेंट की जमीन है हाउसिंग करो। गरीब मुसलमानों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को घर मिलना चाहिए। आज के इस महंगाई के दौर में किराया अदा करना बड़ा मुश्किल काम है। मगर अजीब बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो बैनुल अक़वामी सतह पर ऑयल 130-140 रुपये डॉलर बैरल था। अब 45 रुपये हो गया तो भी पेट्रोल बढ़ रहा। अच्छे दिन किसके आए भाई? 140 डॉलर बैरल था 2013 में, 2014 मार्च तक। अब 45 रुपये डॉलर पे बैरल है ऑयल का, मगर पेट्रोल बढ़ रहा, डीजल बढ़ रही। हमारे प्राइम मिनिस्टर सेल्फी ले रहे, वेरी गुड। बहरहाल ये आवाम पूछ रही है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमारे भी अच्छे दिन कब आएंगे? आपके तो अच्छे दिन आ गए, मगर गरीब आवाम के अच्छे दिन आना पड़ेगा। दलितों से इंसाफ होना पड़ेगा। देखिए हिंदुस्तान में जयपुर में 3 दलितों को भगाकर ट्रैक्टर के नीचे डालकर मार दिया गया। ट्रैक्टर के नीचे डालकर दलितों को मार दिया गया। कोई नहीं जाता लीडर वहां पर, कोई बड़ा लीडर जाकर पूछता नहीं दलित की कुटिया में कि कैसा दलितों को मारे। मैं कल फोन किया, मैं आने वाला हूं, बोले आप आएंगे, आपको गिरफ्तार कर लेंगे। क्या है ये? हमारे मुल्क में दलितों को इस तरह से मार दिया जा रहा है। दलित औरतें पुकार कर कह रही हैं कि हमारे घरों में घुसकर कपड़े उतार दिए गए हमारे। ये राजस्थान में हो रहा है। वहां पर किसकी हुकूमत है? किसकी हुकूमत है वहां पर? बहरहाल अजीज दोस्तों, एक साल में बहुत अच्छी चीजें सामने आ रही। महाराष्ट्र में बोले बीफ बैन नहीं, अब क्या हो रहा? मैं पुकार कर कह रहा था कि महाराष्ट्र के किसान, महाराष्ट्र का किसान अपने बैलों को लाकर छोड़ देगा रोड पर, क्योंकि मराठवाड़ा में पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही, उसको घर में खाना नहीं है तो अपने बैल को क्या खिलाएगा? और वो बैल, भैंस, गाय को एक वक्त आता टाइम में बेच देते
मगर आज किसान परेशान है। कोल्हापुर की चप्पल की इंडस्ट्री खत्म हो रही है। लोग बोल रहे थे असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण कर रहे हैं। अब मराठवाड़ा का किसान कह रहा है कि नहीं, अब हम लाकर बैलों को, भैंसों को, गायों को रोड पर लाकर छोड़ेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हालात और वक्त का तकाजा ये कि हम मुत्तहिद रहें। इंशाअल्लाह ताला मजलिस हुकूमत के हर गलत फैसले के खिलाफ एहतजाज करेगी, हर गलत फैसले के खिलाफ एहतजाज करेगी। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। डेवलपमेंट की बात होगी, हम अपना ताउन पेश करेंगे, मगर जब नाइंसाफी की बात होगी, मजलिस मुकाबला करेगी। इसमें आप तमाम के ताउन और दुआओं की जरूरत है। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।